वीर को लगा कि वो युवक यहाँ झगड़ा करने आया है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मुलाकात चू यी से हो गई, जिसके पास असली काले सोने के उल्कापिंड से बने लोहे का हथियार था। मास्टर डू, यहाँ का भाई अभी छोटा है, मुझे विश्वास है कि उसने जानबूझकर आपको नाराज नहीं किया। चू यी ने मास्टर डू की ओर देखकर विनम्रता से समझाया। ऐसा लग रहा था कि वो ये किंगटांग की मदद कर रहा है, लेकिन उसके शब्दों से यह स्पष्ट हो गया कि ये किंगटांग झूठा था। फिर चू यी मुस्कुराई और ये किंगटांग की ओर देखा। छोटे भाई, मैं समझती हूँ कि तुम अभी नासमझ हो, लेकिन तुम्हें मास्टर डू के प्रति असभ्य नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से चले जाओ और कोई और परेशानी मत खड़ी करना और अधिक परेशानी पैदा करना। ये किंगटांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। चू यी ने उसके लिए सब कुछ कह दिया था और एक अच्छे आदमी की भूमिका निभाई थी। ये किंगटांग कुछ भी स्पष्ट करने की योजना नहीं बना रही थी। हालांकि चूंकि कोई उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता था, इसलिए वो किसी के लिए सीढ़ी बनने को तैयार नहीं थी। युवा सर चू, ये किंगटांग हंसे। हाँ, चू यी ने हल्के से सिर हिलाया। तुमने कहा था कि तुम्हारी तलवार काले सोने के उल्कापिंड से बने लोहे की है, ये किंगटांग ने पूछा। यह सही है। मैंने सुना है कि काले सोने का उल्कापिंड लोहा मजबूत और अटूट होता है। चूंकि आपको लगता है कि मेरा खंजर नकली है, तो क्यों ना आप अपनी तलवार से मेरे खंजर का मुकाबला करें, ये किंगटांग मुस्कुराते हुए बोली। चू यी ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसने मास्टर डू की ओर देखा और पाया कि मास्टर डू गहरी सोच में डूबे हुए थे। फिर वह मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, चूंकि तुम जिद कर रहे हो, तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन मेरा हथियार बेहद मजबूत है क्योंकि यह काले सोने के उल्कापिंड के लोहे से बना है। अगर तुम्हारा खंजर इसे सहन नहीं कर पाया और क्षतिग्रस्त हो गया, अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी तलवार टूट जाती है, मैं किसी भी बात की शिकायत नहीं करूँगा क्योंकि मास्टर डू को तलवार की प्रामाणिकता साबित करने में मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। चू यी मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपनी तलवार पर पूरा भरोसा था। ठीक है, ये किंगटांग ने सिर हिलाया और मास्टर डू से अपना खंजर वापस ले लिया। कृपया, युवा श्री चू। चू यी मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार उठाई और ये किंगटांग के खंजर की ओर वार किया। सबकी निगाहें चू यी और ये किंगटांग पर टिकी हुई थी, यहाँ तक कि मास्टर डू भी सोच विचार कर रहे थे। गुरुजी, वो कटार, डू शेंग कुछ कहना चाहता था। मास्टर डू ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम पहले देखेंगे। इसके बाद डू शेंग चुप हो गया। चू यी ने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और कटार पर वार किया। दोनों हथियारों के टकराने से एक जोरदार आवाज हुई। जैसे ही तेज आवाज सुनाई दी, टक्कर के स्थान से अचानक एक ठंडी चमक निकली। उस क्षण सभी लोग स्तब्ध रह गए। तलवार को अत्यंत आत्मविश्वास से पकड़े हुए चू यी अचानक जम गया। उसके हाथ में मौजूद काले सोने के उल्कापिंड लोहे से बनी काली तलवार दो हिस्सों में टूट गई, जबकि एक किंगटांग के हाथ में कटार अभी भी साबुत थी। लगता है तुम्हारी तलवार उतनी मजबूत नहीं है, ये किंगटांग ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और हैरान चू यी को देखकर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर दिख रहा आत्मविश्वास आश्चर्य में बदल गया। उसने अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को देखा और उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ये कैसे संभव है? चू यी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी तलवार टूट गई है। भीड़ भी स्तब्ध रह गई। उन्हें लगा था कि ये किंगटांग का खंजर तो जरूर टूट जाएगा। चू यी की तलवार पहले कैसे टूट गई? केवल मास्टर डू ने ही सिर हिलाकर सहमति जताई। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने परिणाम का पहले से ही अनुमान लगा लिया हो। युवक, क्या तुमने सचमुच इस हथियार को गढ़ा है? मास्टर डू ने ये किंगटांग की ओर देखकर पूछा। ये किंगटांग ने सिर हिलाया। मैंने इस कटार को काले सोने के उल्कापिंड लोहे और स्पिरिट क्रिस्टल के संयोजन से बनाया है। ये किंगटांग के शब्द समाप्त होते ही मास्टर डू की दृष्टि बदल गई। स्पिरिट क्रिस्टल आम लोगों के लिए पूरी तरह से बेकार थे। हालांकि मास्टर डू पिछले 6 महीनों से स्पिरिट क्रिस्टल को हथियारों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। जब डू शेंग ने पहले उन्हें कटार सौंपी थी, तब मास्टर डू को पता था कि कटार काले सोने के उल्कापिंड के लोहे से बनी है। हालांकि इसमें कुछ अन्य चीजें भी मिली हुई थीं जिनका उन्हें पता नहीं चल पाया था। ये किंगटांग के शब्दों ने मास्टर डू के प्रश्न का उत्तर दे दिया। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अब किसी ने इस विधि का पता लगा लिया होगा। युवक, तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु डू ने पूछा। ये किंगटांग ने एक पल सोचा और मुस्कुराई। मेरे गुरु आओ युआन हैं। आओ युआन, तुम मास्टर आओ के शिष्य हो। मास्टर डू चौंक गए। आओ युआन इस मुख्य भूमि का सबसे प्रसिद्ध लोहार था।
उसकी गड़ाई क्षमता ग्रैंड मास्टर के स्तर से भी ऊपर थी। किंवदंती के अनुसार आओ युआन द्वारा गढ़ा गया प्रत्येक हथियार एक दुर्लभ खजाना था, यहाँ तक कि उसके आधे अधूरे बने हथियार भी उन दिव्य हथियारों के समान थे। हालांकि आओ युआन कई वर्षों से लापता था, उच्च संप्रदायों के लोग भी उसका पता नहीं लगा पाए थे। हाँ, ये किंगतांग ने सिर हिलाया। ये किंगतांग की मुलाकात आओ युआन से पहले कभी नहीं हुई थी। उसने बस उसका नाम लेकर किसी तरह की परेशानी से बचने की कोशिश की। उसकी उम्र में अपनी कारीगरी के हुनर के बारे में दूसरों को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता। खैर, आओ युआन इतने सालों से गायब था और ये किंगतांग को अपने पिछले जन्म के 200 साल बाद भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। वो उसके नाम का इस्तेमाल करके खुद को कुछ अतिरिक्त परेशानियों से बचा सकती थी। मास्टर डू आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन्हें अभी भी संदेह था, लेकिन उस कटार में प्रदर्शित ढलाई कौशल ने उनके अधिकांश संदेहों को दूर कर दिया। मास्टर डू की ढलाई क्षमता दूसरों से कहीं अधिक थी। उनसे बेहतर केवल आओ युआन ही थे। आत्मा क्रिस्टल का उपयोग करके ढलाई करने की कला का आविष्कार केवल आओ युआन ने ही किया था। उनसे पहले कोई भी इसे नहीं समझ पाया था। हालांकि मास्टर डू ने इतनी आसानी से उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने ये किंगतांग की ओर देखा और पूछा, चूंकि आपने कहा है कि आप मास्टर आओ की शिष्या हैं, तो क्या आप मास्टर आओ द्वारा बनाई गई ब्लैक हेवन फोर्जिंग स्किल जानती हैं? ब्लैक हेवन फोर्जिंग स्किल का आविष्कार मास्टर आओ ने किया था। आम लोहारों को इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। मास्टर डू पहले मास्टर आओ से मिल चुके थे और उन्होंने मास्टर आओ से ब्लैक हेवन फोर्जिंग स्किल के बारे में कुछ सुना था। ये किंगतांग ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, मास्टर द्वारा सृजित ब्लैक हेवन फोर्जिंग स्किल असाधारण ज्वाला को आधार बनाती है। इसका मुख्य भाग बुझाने की प्रक्रिया है। ये किंगतांग ने धारा प्रवाह ढंग से समझाया। उसने अपने पिछले जीवन में दूसरे मुख्य भूभाग पर ब्लैक हेवन फोर्जिंग स्किल के बारे में सुना था। यद्यपि आओ युआन की लोहारगिरी की कला श्रेष्ठ थी, फिर भी वो केवल इसी मुख्य भूमि तक सीमित थी। दूसरी मुख्य भूमि पर उससे कहीं अधिक कुशल लोहार थे। ये किंगतांग, जो अपने पिछले जन्म में 300 वर्ष जीवित रही थी, के लिए आओ युआन की ब्लैक हेवन फोर्जिंग स्किल कोई मायने नहीं रखती थी। तुम सचमुच मास्टर आओ के शिष्य हो। मास्टर आओ आजकल कैसे हैं? मास्टर डू ने पूछा। सब ठीक है। ये किंगतांग ने मास्टर डू को चकमा दिया, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत था। मास्टर डू और ये किंगतांग आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन चू यी, जो ये किंगतांग को नीचा देखना चाहता था, अब पीला पड़ गया था। वो अपने हाथ में टूटी हुई तलवार को घूरता रहा और ये किंगतांग और मास्टर डू के बीच की बातचीत सुनता रहा। जब उसने सुना कि ये किंगतांग आओ युआन की शिष्या है, तो उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की लहरें दौड़ने लगीं। यदि मास्टर डू 9 नाइट्स राजवंश के सर्वश्रेष्ठ लोहार थे, तो आओ युआन इस मुख्य भूमि पर लोहारों के देवता होंगे। चू यी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो साधारण सा युवक आओ युआन का शिष्य होगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप आज यहाँ किस लिए आए हैं? मास्टर डू ने ये किंगतांग की ओर देखा और मुस्कुराए। वरिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि आप तलवार बनाने में मेरी मदद करें, ये किंगतांग ने सीधे सीधे कहा। किस तरह की तलवार? मास्टर डू उत्सुक थे। आओ युआन के शिष्य होने के नाते उन्हें तलवार बनाने में दूसरों की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहे से बनी तलवार, ये किंगतांग ने कहा। जब ये किंगतांग ने ये कहा, तो पूरी लोहार की कार्यशाला में तुरंत ही सन्नाटा छा गया। सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहा? क्या मैंने गलत सुना? मिलेनियम मेटियोरिक आयरन? इस आदमी के पास मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है? सभी को लगा कि यह पागलपन है। ये किंगतांग की आओ युआन की शिष्या होने की पहचान ने उन्हें पहले ही चौंका दिया था, और सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहा शब्द ने तो उन्हें सचमुच पागल कर दिया। इस मुख्य भूमि पर केवल गिने चुने लोग ही मिलेनियम मेटियोरिक आयरन का उपयोग करके हथियार बना सकते थे। इस भूमि पर मिलेनियम मेटियोरिक आयरन से अधिक दुर्लभ कोई चीज नहीं थी। मिलेनियम मेटियोरिक आयरन का जिक्र सुनकर मास्टर डू भी चौंक गए। तुम्हारे पास मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है? मास्टर डू ने आश्चर्य से ये किंगतांग को देखा। ये किंगतांग ने हल्के से सिर हिलाया। तब गुरु डू को समझ आया कि वो युवक उनसे मिलने क्यों आया था। सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहे से गढ़ने की विधि अत्यंत कठिन और जटिल थी। यद्यपि वो युवक आओ युआन का शिष्य था, फिर भी अपनी उम्र के हिसाब से उसने अभी तक सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहे से गढ़ने की विधि नहीं सीखी थी। मुझे मिलेनियम मेटियोरिक आयरन का उपयोग करके धातु गढ़ना आता है, लेकिन मुझे इसमें आपकी मदद करने की क्या जरूरत है? मास्टर डू ने ये किंगतांग की ओर देखते हुए पूछा। मास्टर डू, मुझे लगता है कि वह झांसा दे रहा है। ये किंगतांग के कुछ कहने से पहले ही चू यी ने व्यंग्य किया।
मास्टर डू ने चू यी पर एक नजर डाली। गुरु आओ तो वर्षों से गायब हैं। कई लोगों ने उनके शिष्य होने का ढोंग भी किया है। सिर्फ उनकी बातों के आधार पर हमें ये क्यों मान लेना चाहिए कि वो गुरु आओ के शिष्य हैं? लगता है कि मैं भी खुद को गुरु आओ का शिष्य कह सकता हूँ, चू यी ने सिर हिलाते हुए कहा। चू यी की बातें सुनकर मास्टर डू सोच में पड़ गए। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आप मास्टर आओ की शिष्या हैं? मास्टर डू ने ये किंगटांग को घूरते हुए पूछा। हालांकि उसे ब्लैक हेवन फोर्जिंग स्किल के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन ये कोई पुख्ता सबूत नहीं हो सकता था। इसका कोई सबूत नहीं है, ये किंगटांग ने कहा। हे, बिना किसी सबूत के तुम जो चाहो कह सकते हो। क्या तुम मास्टर आओ की प्रतिष्ठा जानते हो? अगर तुम सचमुच उनके शिष्य होते तो मास्टर डू से हथियार बनवाने क्यों आते? चू यी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। किंगटांग ने चू यी पर ठंडी नजर डाली। चू यी को बेवकूफ बनाना मुश्किल था। जैसा कि उसने कहा था, वो मास्टर आओ को नहीं जानती थी। ये तो बस मास्टर डू के करीब आने के लिए बोला गया झूठ था। क्या गुरु आओ का शिष्य गुरु दुआ से हथियार बनवाने के लिए नहीं कह सकता? क्या आपका मतलब ये है कि गुरु आओ का शिष्य भी गुरु दुआ से अधिक कुशल है? ये किंगटांग के होंठ सिकुड़ गए और उसने व्यंग्य किया। ये किंगटांग के वाक्य समाप्त होने के बाद मास्टर डू ने चू यी की ओर देखा। बकवास मत करो, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर आओ के शिष्य होने का नाटक करने की? तुमने मास्टर डू का जरा भी सम्मान नहीं किया। तुम्हारी तमीज कहाँ गई? चू यी ने ठंडे लहजे में कहा। मास्टर डू, मैं जो कीमत पेश करूंगी उससे आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, बशर्ते आप हथियार बनाने के लिए तैयार हों। ये किंगटांग ने मास्टर डू की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा और चू यी से आगे बात करना बंद कर दिया। कीमत? ये तो मजाक है। मास्टर डू की प्रतिष्ठा को देखते हुए एक झूठे के रूप में आप कौन सी लुभावनी कीमत पेश कर सकते हैं? चू यी ने कहा। चूंकि आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप आओ युआन के शिष्य हैं, इसलिए जब आप ऐसा करने में सक्षम हो तो मुझसे मिले। मास्टर डू बहुत अधीर थे। कृपया आप चले जाइए। मास्टर डू ने हाथ हिलाया। ऐसा प्रतीत होता था कि वो ये किंगटांग के प्रति बहुत ही अप्रिय व्यवहार कर रहा था। जब मास्टर डू ने उसे जाने का आदेश दिया तो भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगी। ये कैसा मजाक है? उसकी हिम्मत कैसे हुई खुद को मास्टर आओ का शिष्य कहने की? मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि मास्टर आओ का कोई शिष्य था। मुझे लगता है कि वो अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए सिर्फ झूठ बोल रहा है। भीड़ आपस में चर्चा करने लगी। कृपया। डू शेंग आगे बढ़ा और उदासीनता से बोला। रुको, क्या तुम मेरी कीमत नहीं जानना चाहते, मास्टर डू? ये किंगटांग मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि मास्टर डू के रवैये से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मास्टर डू ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये किंगटांग की ओर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। अभी चले जाओ। तुम जो भी पेशकश करो, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, डू शेंग ने अधीरता से कहा। क्या ये मिलेनियम मेटियोरिक आयरन कैसा रहेगा? ये किंगटांग के होंठ ऊपर की ओर खींचे। ये किंगटांग की बातें सुनकर डू शेंग स्तब्ध रह गया। उसने सहज ही मास्टर डू की ओर देखा। मिलेनियम मेटियोरिक आयरन एक दुर्लभ धातु सामग्री थी। यह मुख्य भूमि पर बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध थी। लगभग कोई भी इसका उपयोग हथियार या धर्म से संबंधित खजाना बनाने के लिए नहीं करना चाहता था। यदि पीले रंग के हथियारों को गड़ाई के दौरान थोड़ी मात्रा में मिलेनियम उल्कापिंड लोहे के साथ मिलाया जा सके तो वे उच्चतम श्रेणी के पीले रंग के हथियार बन सकते हैं। इसलिए मिलेनियम मेटियोरिक आयरन कितना दुर्लभ था, इसे शब्दों में बयां करना असंभव था। यहाँ तक कि ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप के पास भी मिलेनियम मेटियोरिक आयरन का कोई नामोनिशान नहीं था। मास्टर डू ने ये किंगटांग पर एक नज़र डाली। उन्होंने तिरस्कार भरी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोले। हा, ये तो एक और झूठ है। उसने झूठ बोला था कि वो मास्टर आओ का शिष्य है और मिलेनियम मेटियोरिक आयरन उसी का है। अब जब उसका झूठ बेनकाब हो गया है, तब भी वो दावा कर रहा है कि मिलेनियम मेटियोरिक आयरन उसी का है। मुझे नहीं लगता कि वो वास्तव में मिलेनियम मेटियोरिक आयरन को हरा सकता है। ये तो एक मजाक है। ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में भी मिलेनियम मेटियोरिक आयरन नहीं है। मिलेनियम मेटियोरिक आयरन की कुछ ग्राम मात्रा मिलाने से ही पीले रंग के हथियार उच्च श्रेणी के बन सकते हैं। मास्टर डू ने ये किंगटांग को ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके नजरिए से ये किंगटांग सिर्फ दिखावा कर रही थी। यहाँ तक कि स्वयं मास्टर आओ के पास भी मिलेनियम मेटियोरिक आयरन के कुछ ग्राम भी नहीं होंगे। मास्टर आओ के शिष्य की तो बात ही छोड़िए। मास्टर डू शेंग ने मास्टर डू की ओर देखा। मास्टर डू ने उपहास उड़ाते हुए कहा, डू शेंग, क्या तुम्हें विश्वास है कि उसके पास मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है? डू शेंग ने अपना सिर हिलाया।
डू शेंग बचपन से ही मास्टर डू के अनुयायी थे। उन्होंने उनसे कई तरह की लोहारगिरी की कलाएं सीखी और उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि मिलेनियम मेटियोरिक आयरन क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ झूठ बोलने की? चूंकि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अभी अपना मिलेनियम मेटियोरिक आयरन निकालो। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चू यी गुस्से में चिल्लाया। ये किंगटांग ने चू यी को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? तुम्हें मिलेनियम मेटियोरिक आयरन को देखने का भी हक नहीं है। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। ये किंगटांग की बातें सुनकर चू यी अचानक क्रोधित हो उठा। एक जोरदार आवाज के साथ उसने अपनी तलवार कमर से बाहर निकाल ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? अगर लड़ना ही है तो बाहर जाओ। चू यी के अगला कदम उठाने से पहले ही डू शेंग ने उसे फटकार लगाई। जब चू यी को एहसास हुआ कि उसने अपना आपा खो दिया है, तो उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रख दी। उसने मुट्ठी बांधकर मास्टर डू की ओर देखते हुए कहा, कृपया मुझे क्षमा करें मास्टर डू, मैं आपके सामने उसके छल को बर्दाश्त नहीं कर सका। मास्टर डू ने कुछ नहीं कहा। मास्टर डू, क्या ये काफी है? ये किंगटांग ने चू यी से बहस करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से 250 ग्राम शुद्ध काले मिलेनियम उल्का पिंड लोहे को निकाला। जैसे ही मिलेनियम मेटियोरिक आयरन को बाहर निकाला गया, ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप का तापमान अचानक गिर गया। ऐसा लगा जैसे सर्दी आ गई हो, क्योंकि चारों ओर का वातावरण जमने लगा था। सबकी निगाहें ये किंगटांग के हाथों में मौजूद उल्कापिंड के लोहे पर टिकी थी। वे सब भौहें चढ़ा रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो किस प्रकार का उल्कापिंड का लोहा था। मिलेनियम मेटियोरिक आयरन बहुत दुर्लभ था। इसके बारे में सबने सुना तो था, लेकिन किसी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मास्टर डू के शिष्य डू शेंग ने भी इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय जब ये किंगटांग ने उल्कापिंड लोहे को बाहर निकाला, तो मास्टर डू की आंखों में उदासीनता आश्चर्य में बदल गई। मास्टर डू के अनुभव के आधार पर उन्हें पूरा यकीन था कि ये किंगटांग के पास मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है। मिलेनियम उल्कापिंड का लोहा प्रकृति में ठंडा था। लगभग 250 ग्राम ही आसपास के तापमान को कम करने के लिए पर्याप्त होता था। सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहा, आपके पास सचमुच सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहा है? मास्टर डू ने आश्चर्य से कहा। मास्टर डू की बातें सुनकर चू यी और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। क्या इस आदमी के पास वाकई मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है? अगर दूसरे लोग उन्हें बताते कि यह मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है, तो वे यकीन नहीं करते, लेकिन मास्टर डू ने इसकी पुष्टि की और वे बिल्कुल सही थे। मास्टर डू, यह अग्रिम भुगतान है। यदि आप हथियार बनाने में मेरी मदद करने को तैयार हैं, तो मैं 250 ग्राम और दूंगा, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये किंगटांग को देखने का सबका नजरिया बदल गया। क्या वो भुगतान के रूप में 500 ग्राम मिलेनियम मेटियोरिक आयरन की पेशकश कर सकता है? चू यी ने ये किंगटांग के हाथ में मौजूद मिलेनियम मेटियोरिक आयरन को गौर से देखा। अगर वो कर पाता। डू शेंग, मेहमानों को विदा करो, मास्टर डू शेंग ने अचानक कहा। ओह, अभी चले जाओ। मालिक तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारे पास 5 किलोग्राम ही क्यों न हो। 500 ग्राम की पेशकश की तो बात ही छोड़ो। डू शेंग ने सिर हिलाया और ये किंगटांग से बोला। ये किंगटांग के कुछ कहने से पहले ही मास्टर डू ने भौहें चढ़ाकर कहा, मेरा मतलब है कि यही युवक यही रह सकता है, बाकी सबको विदा कर दो। शेंग थोड़ा हैरान रह गया और उसने कुछ अजीब तरीके से ये किंगटांग की ओर माफी भरी मुस्कान बिखेरी। बहुत जल्दी डू शेंग चू यी और बाकी लोगों के पास गया और बोला, कृपया। चूंकि मास्टर डू पहले ही आगंतुकों को भगाने का आदेश दे चुके थे, इसलिए किसी ने भी वहां और रुकने की हिम्मत नहीं की और उन्हें वहां से जाना पड़ा। ठीक है, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें मास्टर डू, जब भी आपको सुविधा हो मैं फिर से आकर प्रणाम करूंगा। चू यी ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया और फिर ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप से चले गए। ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप से निकलने के बाद चू यी ने वर्कशॉप पर ठंडी नजर डाली और उसके होठों पर एक बर्फीली मुस्कान थी। आज चू यी मास्टर डू द्वारा अस्वीकार किए जाने से निराश नहीं थी, बल्कि अनजाने में उत्साहित थी। वो व्यक्ति अपने स्पेस रिंग से 500 ग्राम मिलेनियम मेटियोरिक आयरन इतनी आसानी से निकाल सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसके स्पेस रिंग में और भी अधिक मिलेनियम मेटियोरिक आयरन मौजूद हो। ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में मास्टर डू ये किंगटांग को हॉल के पिछले हिस्से में ले गए, जबकि नीले बालों वाली लड़की को हॉल के सामने वाले हिस्से में रहने के लिए कहा गया। आपने पहले कहा था कि भुगतान 500 ग्राम मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है, क्या वो बात अभी भी मान्य है?
मास्टर डू ने ये किंगटांग से पूछा। बिल्कुल, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जूनियर, हालांकि मिलेनियम मेटियोरिक आयरन एक अनमोल खजाना है, इसे गढ़ने के लिए एक असाधारण ज्वाला की आवश्यकता होती है। साधारण ज्वालाओं से इसे परिष्कृत करना कठिन है। मास्टर डू ने एक अन्य अर्थ की ओर इशारा किया। चूंकि यह व्यक्ति मिलेनियम मेटियोरिक आयरन को बाहर निकाल सकता है, इसलिए उसके पास कुछ असाधारण ज्वाला सामग्री भी होनी चाहिए। मिलेनियम मेटियोरिक आयरन का असली मूल्य तभी होता जब इससे असाधारण ज्वाला प्रज्वलित की जा सके, अन्यथा यह अंततः एक बेकार धातु ही साबित होती। जूनियर, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे इस मिलेनियम मेटियोरिक आयरन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास असाधारण ज्वाला का स्रोत नहीं है। अगर मुझे यह मिलेनियम मेटियोरिक आयरन मिल भी जाए तो भी इसे परिष्कृत करना असंभव है। मास्टर डू ने सिर हिलाया। तो आपका मतलब क्या है? ये किंगटांग ने पूछा। अगर आप असाधारण ज्वाला के लिए कुछ अग्नि स्रोत ढूंढ सकते हैं तो आपको मुझे 500 ग्राम मिलेनियम उल्कापिंड लोहा भुगतान के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 टाइल ही पर्याप्त हैं। मास्टर डू ने उत्तर दिया। उल्कापिंड से प्राप्त लोहा कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे परिष्कृत करने का कोई तरीका न हो तो उसका कोई उपयोग नहीं है। क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही हो? ये किंगटांग ने बोलते हुए अपनी कलाई झटक दी और उसकी हथेलियों में एक सुनहरी लौ निकली और तेजी से लहराने लगी। यह क्या है? मास्टर डू ने ये किंगटांग के हाथ में जलती सुनहरी लौ को देखा और उनकी आंखों में विस्मय भर गया। हालांकि ये किंगटांग के पास असाधारण ज्वाला नहीं थी, लेकिन उसकी परम उत्पत्ति कौशल से उत्पन्न ज्वाला की शक्ति किसी भी तरह से असाधारण ज्वाला से कमजोर नहीं थी। अगले ही पल मास्टर डू की आंखों में एक अवर्णनीय उत्साह उभर आया। मेरी ज्वाला असाधारण ज्वाला के बराबर है और यह सहस्राब्दी उल्कापिंड लोहे को भी परिष्कृत कर सकती है, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं है। उसी क्षण मास्टर डू के ये किंगटांग को देखने का तरीका बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी खजाने का निरीक्षण कर रहे हों। गुरुजी, तो हथियार बनाने के बारे में? मास्टर डू की निगाहें देखकर ये किंगटांग को थोड़ा अजीब लगा, मानो वो किसी उत्तम दर्जे के मांस का टुकड़ा बन गई हो। ये तो छोटी सी बात है। तुम्हारा नाम क्या है, छोटे भाई? मास्टर डू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये चेन, ये किंगटांग ने उत्तर दिया। ठीक है भाई, ये चेन, हथियार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई ये चेन, मैं आपके साथ सहयोग करना चाहता हूँ। मास्टर डू की आंखों में चमक आ गई। सहयोग? ये किंगटांग असमंजस में थी। बिल्कुल सही। मास्टर डू ने अपने चेहरे पर रहस्यमय भाव लिए सिर हिलाया। एक ड्रैगन वेन है, उस जगह पर इस मुख्य भूमि की सबसे समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार है। ड्रैगन वेन में अनगिनत खजाने हैं। हालांकि उस ड्रैगन वेन को पियरलेस स्कूल, बेमिंग मनो और यहाँ तक कि फैंटम वैली की सेनाओं ने घेर रखा है। पियरलेस स्कूल, बेमिंग मनो, फैंटम वैली। मास्टर डू की बातें सुनकर ये किंगटांग ने भौहें चढ़ा लीं। 9 नाइट्स डायनेस्टी में पियरलेस स्कूल सबसे शक्तिशाली समूह था। फॉलिंग स्काई वैली और तियांगैंग सेक्ट जैसे महाशक्तिशाली संप्रदायों को भी उनके सामने झुकना पड़ता था और पियरलेस स्कूल को भारी मात्रा में खजाने भेंट करने पड़ते थे। दूसरी ओर बेमिंग मनो दुर्जेय स्वर्ग राजवंश में स्थित था और ये लगभग अद्वितीय विद्यालय के समकक्ष था। शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश में यूनक्सियाओ संप्रदाय और युवा संप्रदाय जैसे महासंप्रदायों को भी इसी प्रकार बेमिंग मनो के प्रति निष्ठा रखनी पड़ती थी और उन्हें वार्षिक रूप से भेंट चढ़ानी आवश्यक थी। जहां तक फैंटम वैली की बात है, ये पिछले 100 वर्षों में इस मुख्य भूमि में उभरा सबसे शक्तिशाली दुष्ट पंथ था। पियरलेस स्कूल, बेमिंग मनो और फैंटम वैली इस मुख्य भूमि की 3 सबसे शक्तिशाली ताकतें थीं और लगभग कोई भी अन्य समूह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अपने पिछले जन्म में ये किंगटांग ने एक बार सुना था कि फॉलिंग स्काई वैली के वैली मास्टर को पियरलेस स्कूल के एक साधारण वार्डन ने बुरी तरह घायल कर दिया था। इससे इन तीनों ताकतों की भयावह क्षमताओं का अंदाजा लगाया जा सकता था। जहां तक ड्रैगन वेन की बात है, ये किंगटांग ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन सटीक रूप से कहें तो वास्तव में एक ऐसी शक्ति थी जो इन तीनों महान शक्तियों से भी ऊपर थी। वो प्राचीन महल था। हालांकि पुरातन महल की प्रतिष्ठा तो अच्छी थी, लेकिन इसने कभी भी सांसारिक मामलों में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं किया मानो ये पूरी तरह से दुनिया से अलग हो। ये किंगटांग ने सहज ही अपना सिर नीचे कर लिया और उस अंगूठी को देखा जिसे एक महल के स्वामी ने जबरदस्ती उसकी उंगली में पहना दिया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने तुरंत ही प्राचीन महल का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। वो अपने जीवन में उस व्यक्ति से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती थी,
क्योंकि अन्यथा उसके भीतर छिपे दानव देवता का हृदय कभी भी उजागर हो सकता था। भाई ये चेन, ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन वेन में एक प्राचीन दानव का शव पड़ा है। चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होकर लाखों भाग्य और खजानों में परिवर्तित हो गई है। यहाँ तक कि किंवदंतियों में वर्णित एक पूर्ण पृथ्वी स्तरीय हथियार भी वहाँ मौजूद है। मास्टर डू उत्तेजित थे। यदि किसी के पास पृथ्वी स्तर के पूर्ण हथियार को नियंत्रित करने का कौशल होता तो वो केवल हाथ के इशारे से ही नाइन नाइट्स डायनेस्टी के क्षेत्र को आसानी से नष्ट कर सकता था। बीमिंग मनो, पीयरलेस स्कूल और फैंटम वैली 10 साल से अधिक समय में भी पूरी तरह से सुरंग खोलने में असमर्थ रहे। आपके पास एक असाधारण ज्वाला है और हम ड्रैगन वेन में प्रवेश कर सकते हैं, मास्टर डू ने अपनी पूरी ताकत से समझाने की कोशिश की। उन तीनों ताकतों के साथ क्या वहां जाना हमारे लिए मौत को दावत देने जैसा नहीं होगा? ये किंगटांग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। ऐसा नहीं है, मास्टर डू ने सिर हिलाया और आगे कहा, हमें उन तीनों शक्तियों के संपर्क में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई साल पहले जब मैं उत्तरी क्षेत्र में था तो संयोग से मुझे एक और सुरंग मिली जो ड्रैगन वेन से जुड़ती है। हालांकि वो सुरंग मिलेनियम मेटियोरिक आयरन से बनी एक विशाल चट्टान से अवरुद्ध है। उस विशाल चट्टान को केवल असाधारण ज्वाला से ही नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते हम आपकी असाधारण ज्वाला का उपयोग करके उस विशाल चट्टान को नष्ट कर दे। मास्टर डू के चेहरे पर उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। मुझे इसके बारे में सोचना होगा, ये किंगटांग ने कहा। हालांकि ये किंगटांग को भी ड्रैगन वेन में बेहद दिलचस्पी थी, लेकिन अगर वाकई मास्टर डू के कहे अनुसार इसकी रक्षा पीयरलेस स्कूल, फैंटम वैली और बेमिंग मनो की सेनाएं कर रही थी। जरूर, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। भाई ये चेन, पहले हथियार को निखार लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, मास्टर डू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये किंगटांग के कुछ बोलने से पहले ही मास्टर डू ने फिर कहा, हजारों वर्ष पुराने उल्कापिंड लोहे से हथियार बनाने के लिए हमें एक पूर्ण प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। भाई ये चेन, मुझे आधा महीना दीजिए। प्रस्ताव तैयार होने के बाद आप यहाँ आकर अपनी असाधारण ज्वाला का उपयोग करके हथियार बनाने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी पर सहमत हो जाते हैं, ये किंगटांग ने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद ये किंगटांग मुड़कर ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप से चली गई। जैसे ही नए हथियार के निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया, ये किंगटांग ने आखिरकार फॉलिंग स्काई वैली जाने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले उसे अभी भी एक छोटा सा मामला सुलझाना था। उसने अपने बगल में चल रही शांत और आज्ञाकारी नीले बालों वाली लड़की को देखा और थोड़ी असहज महसूस की। वो उसे अपने साथ नहीं ला सकती थी, है ना? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारा कोई परिवार है? अगर तुम चाहो तो मैं किसी को तुम्हें वापस भेजने के लिए कह दूंगी, ये किंगटांग ने कहा। नीले बालों वाली लड़की ने ऊपर देखा और आज्ञाकारी स्वर में उत्तर दिया, क्या आप मुझे किसी समुद्र किनारे भेज सकते हैं? हे उपकारी, बस मुझे समुद्र तट पर भेज दीजिए। समुद्र? ये किंगटांग को काफी जिज्ञासा हुई। यह महिला घर जाने की जल्दी में नहीं थी और समुद्र की तलाश में थी। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। नाइन नाइट्स डायनेस्टी के पीछे समुद्र था और इस महिला को वहां भेजना सुविधाजनक था। फिर ये किंगटांग तुरंत नीले बालों वाली लड़की को राजा के शहर के पीछे समुद्र में ले गई। विशाल समुद्र की सतह चमक रही थी और समुद्री हवा ताजगी भरी थी। नीले बालों वाली लड़की ने जब समुद्र का पानी देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने ये किंगटांग को हल्के से झुककर प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, उपकारक। ये किंगटांग के होश में आने का इंतजार किए बिना नीले बालों वाली लड़की सीधे समुद्र में कूद गई। नीले बालों वाली लड़की के पानी में उतरते ही बिना किसी देरी के उसके पैर अचानक प्रकाश की एक चमक में बदल गए। हालांकि अगले ही पल शांत समुद्री सतह पर एक बर्फीली नीली मछली की पूंछ चमक उठी और अनगिनत पानी की बूंदें हवा में बिखर गईं। सूर्य के प्रकाश के परावर्तन में पानी की बूंदें इंद्रधनुष के रंगों में जगमगा उठी। ये किंगटांग चकित थी। आखिर ये बला है क्या? जलपरी? जब छोटे सफेद बाघ ने मछली की पूंछ को तेजी से गुजरते देखा तो वो बुदबुदाया। ऐसा कहा जाता था कि मुख्य भूमि को जोड़ने वाले समुद्र में जलपरियों का एक समूह अभी भी मौजूद था। हालांकि इस समूह को पहले किसी ने नहीं देखा था, फिर भी अप्रत्याशित रूप से। ये किंगटांग ने अवाक होकर अपनी कनपटी मली। आखिर उसने किसे बचाया था? सुना जाता है कि जलपरियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, फिर भी उसे एक इंसान ने क्यों बेच दिया? ये किंगटांग ने अपने पिछले जन्म में जलपरियों के बारे में कुछ कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। अप्रत्याशित रूप से अपने पुनर्जन्म के बाद अजीब घटनाओं के सहयोग से गुजरने के बाद उसने एक जलपरी को बचाया। छोटे सफेद बाघ ने कहा, ये समुद्र में है।
एक बार जलपरी जमीन पर आ जाए तो उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, जब तक कि वो कोई विशेष वस्तु न पहने जिससे उसकी शक्तियां बनी रहें। मुझे लगता है कि ये जलपरी पहली बार जमीन पर आई थी और शायद उसे इसके बारे में पता नहीं था। आपको बहुत सी चीजों का ज्ञान है। बेशक, मैं एक दिव्य दानव हूँ, मुझे क्या नहीं पता। छोटे सफेद बाघ ने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई। ये किंगटांग ने सिर हिलाते हुए हल्के से हंस दिया। सौभाग्य से यह जमीन पर हुआ, अगर यह समुद्र में होता तो नीले बालों वाली लड़की को पकड़ने वाले गुलाम मालिकों को शायद वो लड़की बुरी तरह पीट देती। धीरे धीरे दूर तैरती हुई आकृति को देखकर ये किंगटांग बोली, छोड़ो इसे, चलो पहले फॉलिंग स्काई वैली चलते हैं। छोटा सफेद बाघ कुछ नहीं बोला और ये किंगटांग के पीछे पीछे चल दिया। उनके जाते ही कुछ दूरी तक तैरकर आए नीले बालों वाली लड़की ने अचानक समुद्र की सतह से अपना सिर बाहर निकाला। हालांकि उसके खूबसूरत चेहरे से पहले वाली कोमलता और आज्ञाकारिता गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों में एक तीखी नजर चमक उठी थी। धत तेरी की, उसे ये क्यों नहीं पता था कि जमीन पर उसकी प्रतिभा वास्तव में दब जाएगी। वो बहुत ही लापरवाह थी और लगभग इन इंसानों के हमले का शिकार हो गई थी। इसके बाद उसने उस व्यक्ति की पीठ को ध्यानपूर्वक देखा जो धीरे धीरे किनारे से दूर होता जा रहा था। राजशाही शहर में लौटने के बाद ये किंगटांग छोटे सफेद बाघ को सीधे फॉलिंग स्काई वैली ले गई। उसके हाथों में मिलेनियम मेटियोरिक आयरन था और अब वो मास्टर डू से परिचित हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये किंगटांग ने राजशाही शहर की सड़क छोड़ी, अचानक कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। सीनियर ब्रदर चू, क्या उस आदमी के पास सचमुच मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है? तियांगैंग संप्रदाय की वर्दी पहने एक युवक ने चू यी से पूछा और उसकी निगाहें कुछ ही दूरी पर स्थित ये किंगटांग पर टिकी हुई थी। चू यी ने ठंडी हंसी हंसते हुए ये किंगटांग की ओर देखते हुए सिर हिलाया। इससे पहले ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में वो पहले से ही जानता था कि इस सुंदर युवक के पास मिलेनियम मेटियोरिक आयरन है। मिलेनियम मेटियोरिक आयरन अत्यंत कीमती था और जाहिर है कि वो इसे आसानी से जाने नहीं देगा। इसके अलावा चू यी ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। इस आदमी ने अभी अभी उसे मास्टर डू के सामने शर्मिंदा किया और उसकी उल्कापिन जैसी लोहे की तलवार को बर्बाद कर दिया। वो उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? उसके पास काफी मात्रा में मिलेनियम मेटियोरिक आयरन होना चाहिए। तुम बाद में मेरे साथ वहां चलो और उसका मिलेनियम मेटियोरिक आयरन चुरा लो, चू यी ने कहा। ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप से निकलने के बाद उसने तुरंत सम्राट शहर में उसी गुरु के एक छोटे भाई को ढूंढ लिया और दोनों इस बार अपने सामने मौजूद उस धनी व्यक्ति को लूटने के इरादे से एक साथ आ गए। लेकिन जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसे देखकर लगता है कि वो फॉलिंग स्काई वैली की ओर जा रहा है। क्या वो फॉलिंग स्काई वैली की शिष्या हो सकती है? उस युवक ने हिचकिचाते हुए कहा। फॉलिंग स्काई वैली और उनके तियांगैंग संप्रदाय कौशल में लगभग बराबर थे, हालांकि उनके संबंध हमेशा से अच्छे नहीं रहे थे। वे वर्तमान में फॉलिंग स्काई वैली की सीमा में थे। यदि वो युवक फॉलिंग स्काई वैली का शिष्य होता और फॉलिंग स्काई वैली के अन्य लोग उन्हें खोज लेते तो केवल 2 लोगों से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। वो फॉलिंग स्काई वैली का शिष्य नहीं है, बल्कि एक साधारण घुमंतू है। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर हमने उसे भागने दिया तो हमें कभी भी मिलेनियम मेटियोरिक आयरन प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम मिलेनियम मेटियोरिक आयरन से बना हथियार चला सके तो वो बेहद शानदार और प्रभावशाली होगा, चू यी ने अधीरता से कहा। मिलेनियम मेटियोरिक आयरन शब्द सुनते ही युवक के मन में भी एक विचार आया। दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। वे दोनों वर्तमान में मार्शल ची के प्रथम स्वर्ग स्तर 3 पर थे। बड़ी सेनाओं के शिष्यों को छोड़कर पूरे नवरात्रि राजवंश में एक साधारण घुमंतू उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। ये किंगटांग जैसे ही फॉलिंग स्काई वैली की ओर बढ़ी, उसे अचानक अपने पीछे 2 असामान्य आभाओं का आभास हुआ। वो रुक गई और पीछे मुड़ गई। अगले ही पल चू यी और वो युवक तुरंत ये किंगटांग की नजरों के सामने आ गए। जब ये किंगटांग ने चू यी को देखा तो उसकी भौहें अपने आप ऊपर उठ गईं। धत तेरे की, क्या ऐसा हो सकता है कि इस कमीने ने मेरी पहचान जान ली हो और अब वो हमारे पीछे पड़ा हो? चू यी को दोबारा देखकर उस छोटे सफेद बाघ ने धीमी आवाज में पूछा। ये किंगटांग ने उस भ्रमित छोटे सफेद बाघ को अवाक होकर देखा। मैं सचमुच बहुत ज्यादा सोच रही थी। चू यी ने इसे शुरू से अंत तक कभी ठीक से नहीं देखा था। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। चू यी ने ये किंगटांग की ओर देखा जो अपनी जगह पर ही रुक गई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके कार्यों का पता चल गया है। तुम दोनों का क्या काम है?
ये किंगटांग ने भावहीन चेहरे से पूछा। चू यी हंसा। छोटे भाई, तुमने अभी अभी ब्लिस फोर्जिंग वर्कशॉप में मेरी तलवार तोड़ दी। तुम इस हिसाब को भूल तो नहीं सकते, है ना? वो तलवार मुझे मेरे गुरु ने स्वयं भेंट की थी और मेरे लिए उसका विशेष महत्व है। फिर भी तुमने उसे इस तरह बर्बाद कर दिया। अगर तुम मुझे उचित मुआवजा नहीं दोगे तो यह अनुचित होगा, है ना? ये किंगटांग ने बिना किसी भावना के चू यी को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि तियांगांग संप्रदाय का ये शिष्य इतना बेशर्म होगा। तलवारबाजी की प्रतियोगिता से पहले ही वे इस बात पर सहमत हो गए थे कि चाहे किसी की भी तलवार टूटे, कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन क्या सच में ये चू यी मुसीबत मोल लेने आया था? ये किंगटांग मूर्ख नहीं थी। जब उसने चू यी को मुआवजे की बात करते सुना तो वो समझ गई कि उसे उसके मिलेनियम मेटियोरिक आयरन पर मोहित हो गया है। ओह, तो आप मुझसे मुआवजे के तौर पर क्या चाहते हैं? ये किंगटांग ने सपाट लहजे में कहा। चू यी और उसके बगल में खड़ा युवक ये किंगटांग के उदार रवैये से बेहद संतुष्ट होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, बस आप मुझे अपने पास मौजूद सारा मिलेनियम मेटियोरिक आयरन दे दीजिए। बात यही खत्म समझी जाएगी। चू यी ने अपेक्षाकृत उदारता से कहा, मानो उसकी इस मांग ने ये किंगटांग को बहुत सम्मान दिलाया हो। हालांकि ये किंगटांग के लिए यह बात अविश्वसनीय रूप से हास्यास्पद थी। अगर मैं मुआवजा न दूं तो क्या होगा? चू यी की आंखें तेज हो गईं। अगर आप मुझे मुआवजा नहीं देते हैं तो फिर हमारे द्वारा आपके साथ सख्ती बरतने के लिए हमें दोष मत देना। फिर चू यी ने उस युवक की ओर एक नज़र डाली, जिसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और स्पष्ट रूप से धमकी भरी मुद्रा अपना ली। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, मिलेनियम मेटियोरिक आयरन हमें सौंप दो और हम दया करके तुम्हारी जान बख्श देंगे। दूसरा, हम तुम्हें मार डालेंगे और फिर मिलेनियम मेटियोरिक आयरन ले लेंगे। जीना या मरना, फैसला तुम खुद करो। ये किंगटांग ने अपने सामने खड़े दो दबंग लोगों को देखा और उसके होठों पर एक बनावटी मुस्कान आ गई। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। ये किंगटांग की आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। मुझे मिलेनियम मेटियोरिक आयरन और तुम्हारी जान चाहिए। कितना घमंडी है, चू यी ने ठंडे लहजे में कहा। छोटे भाई, उस पर नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो इतनी आत्मविश्वासी है तो हमें उससे और कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। चू यी और उस युवक ने तुरंत अपनी तलवारें निकाली और ये किंगटांग की ओर दौड़ पड़े। ये किंगटांग अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रही और अपनी ओर दौड़ते हुए दो लोगों पर एक बेपरवाह नजर डाली। आओ मुझ पर, लापरवाह लोगों! दो लोगों को अपनी ओर आते देख उस छोटे सफेद बाघ ने तुरंत अपना मुंह खोल दिया, मानो वो उनके चेहरों पर थूकना चाहता हो। हालांकि ये किंगटांग ने अपना हाथ उठाकर छोटे सफेद बाघ को रोक दिया। कोई जरूरत नहीं है। पलक झपकते ही चू यी और उसका छोटा भाई ये किंगटांग के ठीक सामने थे और दो तलवारें सीधे उसकी छाती की ओर तिरपी गईं। ये किंगटांग की आंखों में एक चमक कौंधी और उसने अचानक अपने हाथ ऊपर उठा लिए। क्लैंग! अचानक हवा में दो स्पष्ट आवाजें गूंज उठीं। ये किंगटांग ने अपने दोनों हाथों की दो दो उंगलियों का इस्तेमाल करके दो बेहद तेज धार वाले ब्लेडों को सहजता से पकड़ लिया और दोनों चाकुओं को हवा में ही रोक दिया। क्या? चू यी अविश्वास से ये किंगटांग की ओर देखते हुए अचंभित रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किंगटांग की आंखों में एक झिलमिलाहट आई और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। यह मेरी बारी है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, ये किंगटांग से अचानक एक जबरदस्त आभा निकली और एक विशाल लहर की तरह सीधे चू यी और उसके छोटे भाई की ओर बढ़ी। उसी समय उनकी तलवारें चटक कर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं। किंगटांग की प्रचंड शक्ति सीधे चू यी और उसके छोटे भाई पर टकराई, जिससे वे कई मीटर दूर जा गिरे। दोनों जमीन पर बुरी तरह गिरे और खून की उल्टी करने लगे। आधा चरण येन यांग सिद्ध स्वामी, चू यी पीला पड़ा चेहरा ले जमीन से उठा। इस क्षण उसके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था। उसने सफेद वस्त्र पहने युवक को अविश्वास से देखा और उसकी आंखों में विस्मय भर गया। क्या अचानक प्रकट हुई आभा किसी अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी की नहीं थी? चू यी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह सभ्य और सुंदर युवक वास्तव में आधा चरण का येन यांग सिद्ध स्वामी होगा। वरिष्ठ भाई चू, वो अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी हैं। वो युवक पूरी तरह से घबरा गया। उन्होंने पहले सोचा था कि उनका लक्ष्य एक साधारण युवक है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो वास्तव में एक दबंग अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी थी। उनकी साधना के स्तर को देखते हुए वे इतने शक्तिशाली व्यक्ति का मुकाबला कैसे कर सकते थे? भागो! चू यी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वो नीचा दिखा रहा था,
वो असल में अर्धचरण येन यांग सिद्ध स्वामी होगी। अगर उसे यह बात शुरू से पता होती तो चाहे वो कितना भी साहसी क्यों न होता, उसे नाराज करने की हिम्मत न करता। तथापि अब उनके भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये किंगटांग उन लोगों में से नहीं थी जो इन दोनों को आसानी से छोड़ देती। उसने अपने पैर थोड़े से ऊपर उठाए और उन दोनों के सामने जाकर हाथ उठाया और उन दोनों युवकों के सिर के पीछे एक जोरदार थप्पड़ मारा। खून पलक झपकते ही चू यी के चेहरे पर फैल गया। चू यी को ऐसा लगा जैसे उसे बर्फीले पानी में भिगो दिया गया हो और उसका पूरा शरीर कांप उठा। अपने सामने अपने छोटे भाई के मृत शरीर को देखकर चू यी के पैर लड़खड़ा गए और वो धड़ाम से बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे गुरु तियांगांग संप्रदाय के एक वरिष्ठ हैं। यदि तुमने मुझे मार डाला तो मेरे गुरु और तियांगांग संप्रदाय इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किंगटांग ने चू यी को ठंडेपन से देखा। उसकी आंखों में जरा भी स्नेह नहीं था। उसको छोड़ दो। अगर वो उसे जाने देती तो तियांगांग संप्रदाय उसे नहीं छोड़ता, है ना? ये किंगटांग चू यी से और कुछ कहना नहीं चाहती थी। उसने अपने हाथों में ऊर्जा का संघनन करते हुए चू यी की ओर कुछ कदम बढ़ाए। ये किंगटांग के जानलेवा इरादे को देखकर चू यी हौंफने लगा और उसने अपने हाथों में पकड़े हुए ताबीज को फाड़ दिया। अचानक प्रकाश का एक गोला चमक उठा। ये किंगटांग ने आंखें सिकोड़कर देखा तो उसे धुंधला सा दिखाई दिया कि प्रकाश की किरण प्रकट होते ही चू यी भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा उभर आया और वो चू यी की ओर झपटी। चू यी पूरी रफ्तार से भाग निकला। वहां रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अचानक चू यी के सामने एक चांदी की छाया कौंध गई, जिससे उसके गले में असहनीय दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा, इससे पहले कि वो देख पाता कि वो चांदी की छाया क्या थी। ये किंगटांग जो पीछा करते हुए वहां पहुंची, चू यी को जमीन पर पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गई और वहीं रुक गई। अचानक प्रकट हुई चांदी जैसी परछाई को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। श्याओ गुआई। ये किंगटांग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब उसने उस चांदी के भेड़िए को देखा जो चू यी के सामने शान से खड़ा था। लंबे समय से गायब रहा चांदी का भेड़िया अचानक ये किंगटांग के सामने उसी दबंग और प्रभावशाली अंदाज में प्रकट हुआ जैसे वो गया था। चांदी के भेड़िए के अगले पंजों पर खून का एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था। चांदी के भेड़िए ने चू यी की गर्दन काट दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। चांदी के भेड़िए के नुकीले पंजों ने उसकी गर्दन को बुरी तरह से घायल कर दिया और घावों से भारी मात्रा में खून बह रहा था, जिससे नीचे की जमीन लाल हो गई। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गईं। ये किंगटांग को इस समय चू यी की जान की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने वापस मिले खजाने को हैरानी से देख रही थी। श्याओ गुआई, तुम यहाँ कैसे आए? ये किंगटांग एक कदम आगे बढ़ी और चांदी के भेड़िए के सामने खड़ी हो गई। उसने उस परिचित आकृति को गौर से देखा और उसकी आंखें खुशी से भर उठी। चांदी का भेड़िया एक किंगटांग के सामने शांति से खड़ा था। उसकी निगाहें एक किंगटांग पर टिक गईं और फिर उसके पीछे खड़े छोटे सफेद बाघ पर जा टिकीं। उसने बिना कोई और प्रतिक्रिया दिए बस एक नज़र डाली। ये किंगटांग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात यहाँ चांदी के भेड़िए से होगी। चांदी के भेड़िए की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट था कि उसने भी उसे पहचान लिया था। ये किंगटांग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जानवर लोगों को उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनकी आभा से पहचानते हैं। भले ही उसका रूप पूरी तरह बदल जाए, जब तक उसकी आभा बनी रहेगी चांदी का भेड़िया उसे पहचान लेगा। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें हर समय ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर पहले जो शीतलता थी वो अब पूरी तरह गायब हो गई थी। उसने चांदी जैसे भेड़िए के फर को निहारा और पहले की तरह धीरे से छुआ। फर के उसकी उंगलियों से फिसलने पर उसने संतुष्टि से अपनी आंखें सिकोड़ी। चांदी का भेड़िया वहीं खड़ा रहा और ये किंगटांग को उसके साथ निकट संपर्क करने दिया। ये किंगटांग द्वारा चांदी के भेड़िए को छूते ही छोटे सफेद बाघ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने चांदी के भेड़िए को गौर से देखा और अचानक चौंक गया। क्या बकवास है? यह आदमी भला कैसे हो सकता है? ठीक उसी समय जब छोटे सफेद बाघ को कुछ समझ आया, चांदी के भेड़िए की निगाहें उससे मिलीं। छोटा सफेद बाघ कांप उठा क्योंकि उसे चांदी जैसे भेड़िए की आंखों से चेतावनी का आभास हो गया था। छोटे सफेद बाघ को चांदी के भेड़िए और ये किंगटांग के बीच हो रही घनिष्ठ बातचीत को देखकर अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे जरा भी अजीब नहीं लग रहा। ये किंगटांग चांदी के भेड़िए की वापसी की खुशी में डूबी हुई थी। तभी उसने ध्यान दिया कि 100 मीटर दूर जंगल में तियांगैंग संप्रदाय के वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था। वो अपने वरिष्ठ भाइयों के शवों को भय से घूर रहा था। उन्हें चू यी का फोन पहले ही आ गया था, लेकिन वे किसी और काम में व्यस्त थे इसलिए थोड़ा देर से पहुंचे। हालांकि
जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि चूई को चांदी के भेड़िए ने मार डाला था। तियांगैंग संप्रदाय के शिष्य को डर था कि उसका भेद खुल जाएगा। उसे ये किंगटांग का रूप याद आया और वो वहां से चला गया। श्याओ गुआई, क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? ये किंगटांग ने चांदी के भेड़िए को गौर से देखा, लेकिन वह अभी भी बहुत उत्सुक थी। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक खास तरह की खाल वाला भेड़िया है, लेकिन चांदी का भेड़िया हमेशा गायब हो जाता था। चांदी का भेड़िया आखिरी बार शक्तिशाली स्वर्ग राजवंश के जुवानलिंग संप्रदाय में प्रकट हुआ था। जब वह नवरात्रि राजवंश में थी, तब उसने उसे कैसे ढूंढ लिया? चांदी के भेड़िए ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसकी नज़र ये किंगटांग की उंगली पर पड़ी अंगूठी पर टिक गई। छोटे सफेद बाघ, तुम दानव दैत्य हो। क्या तुम जानवरों की भाषा जानते हो? ये किंगटांग को अचानक एक विचार आया और उसने अपने पीछे खड़े छोटे सफेद बाघ की ओर देखा। छोटे सफेद बाघ ने ये किंगटांग और फिर चांदी के भेड़िए को देखा और कहा, भाड़ में जाओ, मैं भेड़िया नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह क्या कह रहा है? वो उन छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर सकती है, लेकिन मुझे अकेले इसमें मत घसीटो। सबसे पहले तो ये किंगटांग को उम्मीद नहीं थी कि छोटा सफेद बाघ सहयोग करेगा। उसने पूछना बंद कर दिया और उदासीन चांदी के भेड़िए को कसकर गले लगा लिया। वो मुस्कुराई और उसके मुलायम फर को छुआ। ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ को एक तरफ छोड़ दिया। उसकी निगाहें पूरी तरह से अपने पुनः प्राप्त चांदी के भेड़िए पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद छोटे सफेद बाघ ने चांदी जैसे भेड़िए पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। छोटे सफेद बाघ की ठंडी निगाहें देखकर चांदी का भेड़िया और भी गंभीर हो गया। इधर आओ, मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवा देती हूँ। ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ का अगला पंजा पकड़ा और उसे चांदी के भेड़िए के सामने खींच लिया। यह मेरा पहला स्पिरिट पेट है, लेकिन ये पहले खो गया था। भविष्य में एक दूसरे के प्रति दयालु रहना, ये किंगटांग ने गंभीरता से कहा। दयालु बनो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छोटे सफेद बाघ ने चांदी जैसे भेड़िए की ओर देखा। चांदी के भेड़िए की धमकी भरी निगाहों के सामने छोटा सफेद बाघ स्थिति को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए जम्हाई लेने लगा। कैसा भूतिया पालतू जानवर है। मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। इसका चेहरा पत्नी विरोधी जैसा दिखता है। इसे अकेले लाने पर तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। छोटे सफेद बाघ के शब्द समाप्त होते ही चांदी का भेड़िया और ये किंगटांग दोनों ही स्तब्ध रह गए। पत्नी विरोधी, ये किंगटांग ने भौहें चढ़ा ली। मालिक विरोधी, छोटे सफेद बाघ ने कुछ देर सोचा और फिर अपने शब्द बदल दिए। ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ को खाली निगाहों से देखा। इसके कामुक चेहरे को देखो। छोटा सफेद बाघ ये किंगटांग के सामने बैठा था और सीधे चांदी के भेड़िए को घूर रहा था। चांदी के रंग के भेड़िए ने छोटे सफेद बाघ को घूरकर देखा और उसकी आंखों में ठंडी चमक दिखाई दी। तुम ऐसा कैसे देख सकते हो? मुझे लगा था कि तुम भेड़ियों को नहीं समझते। ये किंगटांग उत्सुक थी। भाड़ में जाओ, मैं भेड़िया नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दरिंदा हूँ। सभी भेड़िए कामुक होते हैं। मुझे लगता है तुम्हें इसे भगा देना चाहिए। क्या सिर्फ मुझे अकेला छोड़ देना काफी नहीं है? छोटे सफेद बाघ ने कहा। क्या तुम्हें जलन हो रही है? ये किंगटांग मुस्कुराई और उस छोटे सफेद बाघ को उत्सुकता से देखने लगी। तुम्हारी मर्जी। छोटे सफेद बाघ ने अपना सिर हिलाया। अब बात करने का समय नहीं है। ये किंगटांग ने नन्हे सफेद बाघ से बात करना व्यर्थ समझा। उसकी हथेली से सुनहरी ज्वालाएं निकलीं और उन्होंने चू यी और तियांगांग संप्रदाय के एक अन्य शिष्य के शरीर को जला दिया। फिर वह नन्हे सफेद बाघ और चांदी के भेड़िए को लेकर गिरते आकाश की घाटी की ओर चल पड़ी। आधे दिन बाद वो एक विशाल पर्वतीय घाटी के बाहर थी। पर्वतीय घाटी चारों ओर से पर्वतों की श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी। प्रत्येक चोटी फॉलिंग स्काई वैली की एक उपघाटी थी। फॉलिंग स्काई वैली में शिष्य भर्ती के नियम बहुत सख्त थे। आम लोग किसी भी चोटी पर चढ़ भी नहीं पाते थे। फॉलिंग स्काई वैली में साधना करना तो दूर की बात है। तुम दोनों यही मेरा इंतजार करो। इधर उधर मत घूमना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ और चांदी के भेड़िए को देखते हुए गंभीरता से कहा। ये किंगटांग को डर था कि उसके जाने के बाद उसका शियाओ गुआई फिर से गायब हो जाएगा। फॉलिंग स्काई वैली की पहली यात्रा पर दो आध्यात्मिक पालतू जानवरों को साथ लाना उचित नहीं था। इसके लिए फॉलिंग स्काई वैली की अनुमति आवश्यक थी। यहाँ तक कि प्रसिद्ध पशु प्रशिक्षकों को भी अपने आध्यात्मिक जानवरों को बाहर ही छोड़ना पड़ा था। ये किंगटांग के जाने के बाद चांदी के भेड़िए की ठंडी और प्रेत जैसी निगाहें छोटे सफेद बाघ पर टिक गईं। हे, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज क्या है?
छोटे सफेद बाघ ने जम्हाई ली और चांदी के भेड़िए की ओर मुस्कुराया। चांदी के रंग का भेड़िया भावहीन था और जवाब देने में पर्याप्त रुचि नहीं दिखा रहा था। नन्हा सफेद बाघ फिर मुस्कुराया और बोला, सबसे दर्दनाक बात यह है कि दूसरों से पहले सच जान लेना और फिर भी कोई उसे समझ न पाए। जितना ज्यादा जानो उतना ही चालाक बनो और उतना ही अकेला महसूस करो। क्या मैं सही कह रहा हूँ, पृथ्वी के दानव देवता? छोटे सफेद बाघ की बातें सुनकर चांदी जैसे भेड़िए की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसकी तीव्र आभा मानो पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले सकती थी। उस आभा के आगे सब कुछ भय से कांप उठता। हालांकि छोटा सफेद बाघ शांत था और उस पर बिल्कुल भी असर नहीं दिख रहा था। तुम दानव देवता हो, दानवों में सर्वोच्च, हालांकि तुम्हारा विकास राक्षसी जीवों से हुआ है। जहां तक दानव दिव्य जीवों की बात है, हम दानव जीवों में सर्वोत्कृष्ट हैं। मेरे पिता दानव दिव्य जीवों के सम्राट थे। 4 सर्वोत्कृष्ट दानव दिव्य जीव थे, आदिम दिव्य ड्रैगन, क्रूर गुलाब चिड़िया, 9 स्वर्ग कछुआ और दिव्य श्वेत बाघ। मेरे पिता दिव्य श्वेत बाघ के रूप में प्राचीन सम्राट और संत के साथ दिव्य लोक पर विजय प्राप्त कर चुके थे। मेरा जन्म दिव्य लोक में हुआ और मैं संयोगवश मानव लोक में आ गया। मेरा वंश अधिक शुद्ध है। मैं सर्वोत्कृष्ट दानव दिव्य जीव हूँ जो एक सामान्य दिव्य श्वेत बाघ के वंश से कहीं श्रेष्ठ है। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता, छोटे श्वेत बाघ ने चांदी के भेड़िए को घूरते हुए कहा। हालांकि पिछले दानव देवताओं की तुलना में आप मानव जगत के सबसे श्रेष्ठ दानव देवता हैं। एक दानव देवता के रूप में यदि आप मानव जगत को छोड़कर स्वर्गलोक में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको 81 आपदाओं से गुजरना होगा। मुझे लगता है कि आप अब तक लगभग 70 आपदाओं से गुजर चुके हैं। हालांकि इससे पहले कि छोटा सफेद बाघ अपनी बात पूरी कर पाता, चांदी के भेड़िए ने अपने पंजे से उस छोटे सफेद बाघ को कुचल दिया। नन्हा सफेद बाघ गुस्से से चिल्लाया, भाड़ में जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिर्फ इसलिए परेशान करने की क्योंकि मैं शिशु रूप में हूँ? अच्छा, अब मेरे बदले का इंतजार करो। छोटे सफेद बाघ ने अपना पिछला हिस्सा हिलाया और चांदी के भेड़िए से दूरी बनाए रखते हुए पीछे की ओर चलने लगा। चांदी के भेड़िए ने छोटे सफेद बाघ पर ठंडी नजर डाली और फिर हिलना डुलना बंद कर दिया। कुछ देर बाद ये किंगटांग लौट आई। इसने मुझे अभी हरा दिया। छोटा सफेद बाघ तुरंत ये किंगटांग की बाहों में कूद गया। उसने अपनी गोल गोल आंखों से, जो आक्रोश से भरी थी, ये किंगटांग को घूरकर देखा। इसने तुम्हें हरा दिया। ये किंगटांग उस छोटे सफेद बाघ की दयनीय हालत देखकर स्तब्ध रह गई। उसने सहज ही चांदी के भेड़िए की ओर देखा। हालांकि चांदी का भेड़िया उदासीन था। इसने तुम्हें क्यों हराया? ये किंगटांग ने पूछा। क्या आपको नहीं पता कि बाघ और भेड़िए आपस में अच्छे से नहीं रहते? ये तो जल और अग्नि के लिए है। ये किंगटांग ने सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं। इसने मुझे अपने पंजे से मारा। मुझे अपना बदला लेना ही होगा। नन्हे सफेद बाघ ने अपने दांत पीसे। आगे बढ़ो। ये किंगटांग ने नन्हे सफेद बाघ को देखा और फिर विशालकाय चांदी के भेड़िए को। उसके बाद उसका मन हुआ कि वो नन्हे सफेद बाघ को छोड़ दे। मैं तो बाघ हूँ, मुझे भेड़िए से क्या परेशानी होनी चाहिए? छोटे सफेद बाघ ने अचानक अपना सिर हिलाया और सही बात कही। ये चांदी के भेड़िए को हरा नहीं सका। छोटा सफेद बाघ अभी शिशु अवस्था में था। उसके शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। कोई भी साधक उसे आसानी से हरा सकता था। शिशु रूप में एक दानव दिव्य प्राणी लगभग बेकार था। चलो चलते हैं। ये किंगटांग ने छोटे सफेद बाघ को गले लगाया और चांदी के भेड़िए की ओर हाथ हिलाया। चांदी का भेड़िया खड़ा हुआ और अपने फर को झटकने लगा। वो धीरे धीरे ये किंगटांग के पीछे पीछे चलने लगा और गिरते आकाश की घाटी की ओर बढ़ गया। ये किंगटांग पहले फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश कर चुकी थी और उसने अपने इरादे के बारे में बताया था। उसे उम्मीद थी कि वो फॉलिंग स्काई वैली में साधना के लिए प्रवेश कर सकेगी। ये किंगटांग के मूल्यांकन की जिम्मेदारी एक विशेष संरक्षक की होगी। उन्होंने आत्मा पशुओं को साथ आने की अनुमति दी। कुछ ही समय बाद ये किंगटांग छोटे सफेद बाघ और चांदी के भेड़िए के साथ फॉलिंग स्काई वैली के बाहर पहुंच गई। उनके सामने एक विशाल पर्वतीय घाटी थी। कई शिष्य पर्वतीय घाटी के बाहर गश्त कर रहे थे। भाई, ये तुम यहाँ हो? आगे खड़े शिष्य ने ये किंगटांग को देखकर मुस्कुरा दिया। इससे पहले जब ये किंगटांग इस स्थान पर पहुंची तो उसने फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश करने के लिए इन गश्ती शिष्यों को कई चीजें भेंट की। उसने उनसे अपने लिए एक रक्षक नियुक्त करने का भी अनुरोध किया। वार्डन शियोंग थोड़ी देर में यहाँ आ रहे हैं, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वार्डन शियोंग? क्या उनका नाम शियोंग फैंग है? ये किंगटांग ने अचानक पूछा।
हाँ, ये किंगटांग ने अपने पिछले जन्म में फॉलिंग स्काई वैली में काफी समय बिताया था। वार्डन शियोंग फैंग को वो जानती थी। ये किंगटांग ने मन ही मन मुस्कुराया। अगर वो आदमी शियोंग फैंग होता तो चीजें बहुत आसान हो जाती। कुछ ही देर में घनी दाढ़ी वाला एक लंबा, अधेड़ उम्र का आदमी आया। गश्त कर रहे शिष्यों ने उसे देखते ही आगे बढ़कर ये किंगटांग का परिचय कराया और फिर अपनी गश्त जारी रखी। शियोन फैंग ने अपने सामने खड़े उस सुंदर युवक को टकटकी लगाकर देखा। उसकी आंखों में धैर्य था और उसने कहा, तुम फॉलिंग स्काई वैली क्यों आए हो? मैं ये चेन हूँ और मैं फॉलिंग स्काई वैली में एक शिष्य के रूप में प्रवेश करना चाहता हूँ, ये किंगटांग ने सीधे कहा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, शियोन फैंग का चेहरा बेहद बेचैन हो गया। उसने अपने सामने खड़े युवक को गौर से देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश करने के इच्छुक नए शिष्यों के मूल्यांकन में अभी आधा महीना बाकी है। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? वापस जाओ और इंतजार करो, आधा महीना बाद आना। शियोन फैंग चिढ़कर वहां से जाने लगा। वो अभी भी सोच रहा था कि शिष्यों ने उसे बाहर क्यों बुलाया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह उस युवक के लिए था जो फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश करना चाहता था। शियोन फैंग को जाते देख ये किंगटांग की आंखों में एक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने स्पेस रिंग से औषधि की एक बोतल निकाली और आगे बढ़ी। कृपया प्रतीक्षा करें, वार्डन शियोंग। क्या मैंने तुमसे आधे महीने बाद वापस आने को नहीं कहा था? अब तुम्हें क्या चाहिए? शियोंग फैंग ने अधीरता से अपना सिर घुमाया, लेकिन अचानक उसने देखा कि ये किंगटांग उसे औषधि की एक बोतल सौंप रही है। शियोंग फैंग की आंखें झपकी। वो रुका और हिचकिचाहट के साथ ये किंगटांग को घूरने लगा। ये है। ये किंगटांग मुस्कुराई और शियोंग फैंग को औषधि देते हुए बोली, वार्डन शियोंग, ये लुयुआन की गोली है। यह आपके शरीर और शक्ति को बढ़ाने में बहुत कारगर है। कृपया इसे स्वीकार करें। लुयुआन पिल। शियोंग फैंग की आंखें चमक उठी। उसने साधना में लगे शरीर और आवश्यक औषधियों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने लुयुआन पिल के बारे में पहले सुना था। ये बहुत दुर्लभ थी और सामान्य औषधि कार्यशालाएं इसे तैयार नहीं कर पाती थी। कुछ ही श्रेष्ठ संप्रदायों से इसकी आपूर्ति होती थी। इसे एक दुर्लभ और अनमोल वस्तु माना जा सकता है। शियोन फैंग को ये किंगटांग की बातों पर तुरंत यकीन नहीं हुआ। उसने बोतल खोली और सूंघा। जैसे ही खुशबू उसकी नाक में पहुंची, उसकी आंखें चमक उठी। क्या ये सचमुच लुयुआन गोली है? शियोन फैंग ने अपने हाथ में औषधियां पकड़ी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाकर ये किंगटांग की ओर दोबारा देखा, उसकी अधीरता गायब हो गई और उसकी जगह एक मुस्कान आ गई। ये चेन है ना? मैं ऐसी बातें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? हालांकि उसने यही कहा, लेकिन बोलते समय शियोंग फैंग ने लुयुआन की गोली अपनी जेब में ही रखी हुई थी। शियोंग फैंग की हरकत देखकर ये किंगटांग की आंखों में मुस्कान आ गई। फॉलिंग स्काई वैली में सबसे आसानी से रिश्वत पाने वाला व्यक्ति वार्डन शियोनग था। हालांकि वो लंबा और मजबूत था, लेकिन वो छोटे मोटे फायदे हासिल करने के लिए उत्सुक रहता था। ये चेन, मैं फॉलिंग स्काई वैली में प्रवेश करने के तुम्हारे दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता हूँ। चूंकि यहाँ के पहाड़ चढ़ने में कठिन है और मूल्यांकन में केवल आधा महीना बचा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए घाटी के बाहर रहने की व्यवस्था करूंगा। तुम वहाँ आधा महीना रहोगे और आधे महीने बाद बाकी उम्मीदवारों के साथ शामिल हो जाओगे। शियोन फैंग का लहजा काफी नर्म था। आधे महीने का इंतजार। ये किंगटांग के पास यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं था। इसके अलावा फॉलिंग स्काई वैली का मूल्यांकन बहुत जटिल था। अगर उसे मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता तो और भी परेशानी हो जाती। ये किंगटांग ने तुरंत कहा, आज मैं बहुत दृढ़ संकल्पित हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या मुझे पहले प्रवेश मिल सकता है? शियोन फैंग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ये किंगटांग ने अचानक मुक्केबाजी के दस्ताने निकाल लिए। दस्ताने किसी अज्ञात सामग्री से बने थे, लेकिन रोशनी में भी चमक रहे थे, जिससे वे बेहद आकर्षक लग रहे थे। दस्ताने देखते ही शियोन फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। तेज धूप से बचाने वाले दस्ताने। शियोन फैंग ने दस्तानों को तुरंत पहचान लिया। स्कोचिंग सन ग्लव्स शुद्ध सोने से बने थे, जो एक अत्यंत दुर्लभ पदार्थ है। यहाँ तक कि फॉलिंग स्काई वैली में भी शायद ही उस धातु से बने कुछ ही हथियार हों। स्कॉर्चिंग सन ग्लव्स बनाने में कुशल कारीगरों को आधा साल लग जाता। एक लोहार को चुकाई जाने वाली कीमत अकल्पनीय होती, शुद्ध सोने की कीमत तो अलग ही होती। शियोन फैंग ने पहले तियांगैंग संप्रदाय के एक वरिष्ठ को झुलसा देने वाले दस्ताने पहने देखा था। उनकी मुट्ठी पहाड़ों को तोड़ सकती थी और नदियों को पलट सकती थी। उनकी शक्ति अविश्वसनीय थी। वो हमेशा से ऐसी शक्ति पाने की इच्छा रखता था, लेकिन झुलसा देने वाले दस्ताने अनमोल थे। अगर उसके पास पैसे भी होते तो भी वो उन्हें नहीं खरीद पाता।
और तो और उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे। शियोंग फैंग की नज़र तुरंत उन झुलसा देने वाले धूप से बचाने वाले दस्तानों पर टिक गई। ये किंगटांग ने शियोंग फैंग की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से देख लिया। उसकी आंखों में एक मुस्कान कौंध गई और उसने दस्ताने शियोंग फैंग को सौंप दिए। मैंने सुना है कि आपकी अष्ट दिशाओं वाली मुक्केबाजी तकनीकें उत्कृष्ट हैं। जैसा कि कहावत है, नायकों को सर्वश्रेष्ठ तलवारों के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चिलचिलाते सूरज वाले दस्ताने आपकी मुक्केबाजी तकनीकों के साथ खूब जंचेंगे। ये किंगटांग मुस्कुराते हुए बोली। शियोन फैंग ने झुलसा देने वाले दस्तानों का जोड़ा पकड़ा और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि ये चेन द्वारा दी गई लुयुआंग गोली ही काफी कीमती थी, लेकिन उसके पास उसके लिए झुलसा देने वाले दस्ताने भी थे। ये अनुचित है। शियोंग फैंग ने झुलसा देने वाले सूरज के दस्तानों को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी वो अपने शब्दों में विनम्रता बनाए हुए था। ये झुलसा देने वाले धूप के दस्ताने सिर्फ तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसान के लिए ही उपयुक्त हैं। अगर ये आम लोगों के हाथों में पड़ जाएं, तो इनकी असली क्षमता सामने नहीं आ पाएगी। ये किंगटांग ने मीठी मीठी बातें कहीं जिससे शियोंग फैंग को तसल्ली मिली। लुयुआंग की गोली और झुलसा देने वाले धूप के दस्ताने अनमोल थे, लेकिन ये किंगटांग को उन पर जरा भी दया नहीं आई। उसने ये वस्तुएं अविचिनारका के नरक में शिष्यों के शवों से प्राप्त की थीं। इन दो वस्तुओं के अलावा उसके पास अपने अंतरिक्ष वलय में सभी संप्रदायों की कई बहुमूल्य वस्तुएं भी थीं। ये किंगटांग ने अविचिनारका के नरक से सचमुच बहुत कुछ हासिल किया। ये किंगटांग ने जितने भी लोगों को हराया, उन्हें देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। शियोन फैंग मुस्कुराते हुए बोला। उसने झुलसा देने वाले धूप के दस्ताने पहने रखे और उसकी दृष्टि पहले से अधिक कोमल होती जा रही थी। छोटे भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम जल्दी में हो। मैं घाटी के बुजुर्गों से बात करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें जल्दी प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने भारी उपहार मिलने के बाद शियोंग फैंग आसानी से मान गया। इसके अलावा उसने अनुमान लगाया कि ये चेन किसी प्रतिष्ठित खानदान से आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह लुयुआंग गोली और झुलसा देने वाले दस्तानों जैसे अनमोल खजाने भेंट नहीं कर पाता।